देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आपके पास अब 1 महीने से भी कम समय शेष है। तो शेष समय को विशेष समझते हुए आप लोग तैयारी में रत होंगे और आप लोगों को तैयारी करनी ही चाहिए। ठंड अधिक है, मगर अधिक ठंड में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ अपने भविष्य का भी ध्यान रखना है और तत्पश्चात अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। क्योंकि हम लोग यदि अपने भविष्य के प्रति यदि सजग नहीं होंगे तो भला हमारे भविष्य को लेकर के सजग कौन होगा? हमारे माता पिता हमको समझाएंगे, हमारे गुरु हमें बेहतर मार्गदर्शन देंगे, मगर उन मार्गों पर चलना हमारा काम है। हम लोग यदि उन मार्गों पर नहीं चलेंगे तो इसे केवल और केवल हमारा ही नुकसान है। तो अपना नुकसान मत कीजिए, क्योंकि यदि आप यदि गलत फैसला लेते हैं तो इससे आपका भविष्य निर्धारित होता है। इसलिए अपने बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए संकल्पित रहिए, ऊर्जावान रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने भविष्य का ख्याल रखिए। आज इतिहास के 7वें अध्याय जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। तो व्यापार और भूमंडलीकरण से मैं आपके बीच में उन प्रश्नों को लेकर के आया हुआ हूं जो प्रश्न क्वेश्चन बैंक से है, अर्थात उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में लेकर के आया हुआ हूं जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं अथवा पूछे जाने की संभावना है। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में मौजूद हूं। आप लोग केवल ध्यान से सुन लीजिएगा और ऐसी पूर्ण आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जब सुन लेंगे ना तो आपको वो प्रश्न सदा के लिए स्मरण हो जाएंगे। तो सुनिए, प्रथम प्रश्न है, न्यू डील से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे, आर्थिक मंदी के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जो नई आर्थिक नीति लागू की उसे ही न्यू डील कहा जाता है ना। इससे ऑब्जेक्टिव ही आपका कंप्लीट होगा कि न्यू डील के लागू करने वाले कौन थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पूरा उनका नाम था। तो लिख देंगे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे, आर्थिक संकट अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी स्थिति जिसमें कृषि, उद्योग और व्यापार पूर्णतः कहीं न कहीं अवरुद्ध हो जाता है। और यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अधिकाधिक लोग बेरोजगार हो जाते हैं और हुए भी 1929 में जो आर्थिक संकट आया तो अधिकाधिक लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और यह एक ऐसी स्थिति है आर्थिक मंदी जिसमें वस्तु और मुद्रा की वैल्यू में की कीमतों में गिरावट आ जाती है और भारी गिरावट आ जाती है। तो इसे ही आर्थिक मंदी कहा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? देखिए, हो ची मिन मार्ग पूछे तो उसमें रेशम मार्ग के बारे में लिख दीजिएगा और रेशम वाला मार्ग वाला में हो ची मिन लिखिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। नंबर होशियारी से देखना पड़ता है कि क्वेश्चन का मर्म क्या है। हमारे कोचिंग संस्थान के गुरु दीक्षा कोचिंग संस्थान जो मेरा छोटा सा कुटिया है, इस कुटिया में कुछ लोग बड़े विद्वान टाइप के बच्चे हैं हमारे 10वीं कक्षा में, जो कि सदा हंसते मुस्कुराते रहते हैं और पढ़ाई को तनिक गंभीरता से लेते हैं। कभी देर रात तक पढ़ते रहते हैं तो कभी सुबह में लेट से उठते हैं और बैट बॉल भी छक्का चौका मारने जाते रहते हैं नियमित रूप से। परीक्षा दिन नज़दीक है तभी हो। तो वो सब जो बच्चा में से एक बच्चा जो थे, तो जब उनको मैंने परीक्षा में दिया सवाल कि हो ची मिन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो उन तमाम छक्का चौका मारने वाले बच्चों और जो आर्यभट्ट टाइप के जो बच्चे जो थे उन तमाम बच्चों ने लिख दिया कि हो ची मिन मार्ग क्या है। तो ऐसा लिखने से अधिक से अधिक नंबर नहीं मिलता है। तो पहले क्या कीजिए, तो पहले क्वेश्चन के मर्म को समझ लीजिएगा और तब जाकर के जवाब दीजिएगा। तो अभी रेशम मार्ग के बारे में जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। हो ची मिन मार्ग क्या है और हो ची मिन बाबू कौन थे वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया हुआ है और अभी आपको रेशम मार्ग के बारे में बताया जा रहा है। तो एक छोटे से शैक्षणिक संस्थान के मेरे अल्बर्ट आइंस्टाइन और रूजवेल्ट टाइप के जो बच्चे जो मेरे थे उनके विषय में मैंने आपको बता दिया, इसलिए ताकि आप लोग जब परीक्षा में प्रश्न का जवाब दीजिएगा ना तो पहले प्रश्न के मर्म को समझ लीजिएगा तब जवाब दीजिएगा। और न तो नानी के परिचय में नाना का परिचय दीजिएगा और नाना के परिचय में मामी का परिचय दीजिएगा। तो सवाल में 5 नंबर में 500 नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि 5 नंबर में 5 पैसा नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान से दीजिएगा उत्तर। तो रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं इसके बारे में सुन लीजिए अब ध्यान से। लिखेंगे, रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग था जिस मार्ग में
जिस मार्ग से होकर के चीनी व्यापारी जो थे सो रेशमी कपड़े लेकर के पैदल, घोड़े पर अथवा ऊंट पर सवार होकर के चीन के बाहर दूर दूर के क्षेत्रों तक जाते थे, मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक पहुंचते थे और वहां पर रेशमी मार्ग के कपड़ों का व्यापार करते थे। तो वे जिस रास्ते से होकर जाते थे, जिस मार्ग से होकर के जो चीनी व्यापारी जाते थे, उसी मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से, विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो लिखेंगे विश्व बाजार एक ऐसा बाजार जिसमें विश्व की विभिन्न वस्तुएं, विश्व के सभी देशों की तमाम वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध होती हैं। तो वैसे बाजार को ही विश्व बाजार कहा जाता है। जैसे हमारा देश भारत है, हमारे भारत देश की राजधानी जो आर्थिक राजधानी जिसे कहा जाता है मुंबई, और बहरहाल भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, मगर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तो वहाँ पर विश्व की सभी देशों की वस्तुएं कहीं न कहीं उपलब्ध है खरीदने के लिए। तो वैसा बाजार जिसमें विश्व की सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए भी उपलब्ध होती हैं, तो उस बाजार को ही विश्व बाजार कहते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे 1929 ईस्वी में जो आर्थिक मंदी आया, जिसने लोगों को पूर्णतः झकझोर कर रख दिया, जिसने वस्तु और मुद्रा की कीमतों में भारी गिरावट लाई, तो उसी मंदी को महामंदी कहा जाता है ना। महामंदी के बारे में आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? आप इस शब्द के मर्म को समझ करके इसका उत्तर आप खुद से लिख सकते हैं। भूमंडलीकरण अर्थात भूमंडल, भूमंडल कहने का मतलब पूरा विश्व। तो लिखेंगे भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें विश्व की सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, है ना। तो उसी प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। इसके नाम में ही इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। इस क्वेश्चन का जो प्रथमाक्षर भूमंडल है, तो भूमंडल में ही एक इसका परिभाषा छुपा हुआ है, भूमंडलीकरण, है ना। तो भूमंडल को एकीकृत करने के लिए विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकरण करने की प्रक्रिया को ही भूमंडलीकरण कहते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लिखेंगे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मूल उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव और 1929 के आर्थिक प्रभाव से जूझ रहे देशों को आर्थिक सहायताएं प्रदान करना, उनकी मदद करना ही ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मूल उद्देश्य था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से है कि 1929 के आर्थिक संकट के 2 कारण लिखें। तो लिखेंगे 1929 के आर्थिक संकट के 2 कारण निम्नलिखित हैं। प्रथम कारण आप लोग लिख सकते हैं अति उत्पादन, है ना। लिखिएगा कि 1929 में आर्थिक संकट आने का प्रथम कारण यह था कि वस्तुओं का उत्पादन बृहद पैमाने पर हुआ, मगर उसके खरीदार की संख्या अत्यंत कम थी, खरीदने वाले कम थे और सामान अधिक उत्पादित हो रहा था। इस कारण से आर्थिक संकट आ गया। और दूसरा कारण आप लोग 1929 के आर्थिक संकट के रूप में यह भी लिख सकते हैं कि युद्ध के दौरान, विश्व युद्ध जो चल रहा था, तो विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, तो अधिक से अधिक कर्ज लिया गया। तो लिखेंगे युद्धकालीन कर्ज, युद्धों में जो अत्यधिक कर्ज लिया गया, इस कारण से भी आर्थिक मंदी आई। क्योंकि युद्ध ऐसा ही नहीं लड़ा जाता है, वो धनुष वाला युद्ध जो होता है कि धनुष छोड़े और युद्ध लड़ लिए, है ना, धनुष अपने हाथे से बना लिए। युद्ध में तो बहुत अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता है ताकि दूसर का देश के खत्म कर दे, बिल्कुल जाने से दिन रात चिबा जाए उस देश को। तो इसके लिए युद्ध में तो क्या चाहिए, युद्ध में तो अस्त्र शस्त्र चाहिए। अस्त्र शस्त्र बहुआ देश सब लाता कहाँ से, जो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया, तो सब क्या किया, तो वो सब कर्ज लिया और कर्ज लेकर के क्या किया, तो आर्थिक मंदी को जन्म दिया। तो इस प्रकार आर्थिक मंदी हुई। तो ये सब कारण थे आर्थिक मंदी के। तो इस प्रकार इस पाठ से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। बउआ सब समय जो आपके पास है उसको यूं कौआ समझ करके हवा में मत उड़ाइए, क्योंकि आपके पास जो समय शेष है वो बड़ा विशेष है। आप लोग यदि पढ़ेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक दिन जिस कुर्सी पर बैठेंगे ना, उस कुर्सी पर बैठने के बाद आप लोगों को गर्व का अनुभव होगा और आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व का अनुभव करेंगे।
तो अपने माता पिता को उस गर्व का साक्षी बनाने के लिए आप लोग मन से पढ़िए। आप लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप अपने माता पिता के सपनों को भी गढ़ने का कार्य करते हैं। आपकी जिस दिन परीक्षा का परिणाम आएगा उस दिन न केवल आपको खुशी महसूस होगी बल्कि आपके माता पिता को, और उससे भी अधिक आपके माता पिता से भी अधिक आपके जो गुरुजन होंगे उनको अत्यधिक खुशी मिलेगी, क्योंकि आपकी सफलता के लिए उनकी जब तक उनकी आंखें खुली रहती है तब तक वो आपके बेहतर सपनों के गढ़ने के लिए ललायित रहते हैं, उमंगित रहते हैं। तो माँ सरस्वती भगवती से यही प्रार्थना कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, चमकीला हो। धन्यवाद।